जय हिंद स्टूडेंट। हम लोग जो आज के लेक्चर में टॉपिक करने वाले हैं फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल फर्मी एनर्जी। तो इसका मैंने पार्ट 1 जो लेक्चर है वो बना दिया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस लेक्चर का मैं लिंक दे दूंगा। मैं उसी लेक्चर को ज़्यादा लंबा हो रहा था, लेंथ वीडियो का ज़्यादा बड़ा हो रहा था, तो मैंने उसी लेक्चर को पार्ट 2 में करने की कोशिश की कि 2 पार्ट में बना देंगे तो थोड़ा सा लेक्चर आसान हो जाएगा, देखने में भी लोगों को बहुत ज़्यादा बोरिंग नहीं लगेगा। तो मैंने इससे पहले जो लेक्चर किया है वो उसमें कितना मेरा मतलब कंटेंट आया हुआ है या क्या कंटेंट मैंने एक्सप्लेन किया है वो ये है कि फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन एमंग फ्री इलेक्ट्रॉन इन मेटल या फर्मी एनर्जी। ठीक है, तो फर्मी एनर्जी पर हमने डिस्कस किया और पूरा हमने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कैसे रिसाइड करता है और इलेक्ट्रॉन चलते हैं तो उनको हम क्यों मतलब किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल मानते हैं, क्या क्या एस्पेक्ट रहे हैं इलेक्ट्रॉन को इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल कहने के लिए, और फर्मी एनर्जी क्या होती है और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन को इलेक्ट्रॉन कैसे ओबे करता है जिससे कि उसको हम फर्मियन मानते हैं, और पोटेंशियल वेल क्या होता है। ये सारी बातों को डिस्कस करते करते हम फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को यूज किया और फिर आगे हमने उसको मोमेंटम स्पेस में कन्वर्ट किया, फिर एनर्जी स्पेस में कन्वर्ट किया और फर्मी डिराक डिस्ट्रीब्यूशन की कंडीशंस को अप्लाई किया, तीनों कंडीशंस को अप्लाई किया, ये तीनों कंडीशंस को अप्लाई किया। लेक्चर नंबर फर्स्ट में ये सब हमने डिटेल में कर रखा है। ये लेक्चर नंबर जो ये है ना, तो इसका ये पार्ट बी है, तो इसी से मैं आपको बता रहा हूँ कि हमने इस लेक्चर के पार्ट ए में क्या क्या डिस्कशन की है। फर्मी एनर्जी क्या होती है और फर्मी एनर्जी के नीचे का जो स्टेट लेवल होता है वो फुलफिल्ड होता है, ऊपर वैकेंट होता है, सारी डिस्कशन हमने करते करते और फिर हमने लास्ट में इस बात को डिसाइड किया था, मतलब प्रूवमेंट किया था, यहाँ पर प्रूव कर दिया था और बोला था हमने कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट फर्मी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस इन मेटल ऑफ द वॉल्यूम वी एट अ केल्विन टेम्परेचर टी। अब इसके आगे हम लोग पार्ट बी करने वाले हैं, तो पार्ट बी क्या है उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं। तो इसी लेक्चर का पार्ट बी है ये, इसी का पार्ट बी है, क्योंकि वो लेक्चर थोड़ा सा मेरा लेंदी हो गया और 50-55 मिनट का लेक्चर हो गया, तो वो मैंने सोचा कि उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं क्योंकि कंटेंट अभी और भी ज़्यादा था। तो पार्ट बी इसका कर लेते हैं। क्या था कि फर्मी डिराक एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल इन वॉल्यूम वी एट केल्विन टेम्परेचर का ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को थोड़ा सा हम लोग डिटेल में जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बिहेवियर क्या है। तो अगर मैं कहूँ कि एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर का मतलब क्या हुआ कि T इज इक्वल टू जीरो लिखना है मुझको। तो देर आर टू सिचुएशन, 2 सिचुएशन हैं हमारे पास। तो सिचुएशन नंबर 1 की बात मैं पहले कर रहा हूँ, वो जो है उसको देखो क्या है कि फॉर 2 सिचुएशन की बात कर रहा हूँ। फॉर एनर्जी इज लेस देन फर्मी एनर्जी से थोड़ा सा कम है। अगर कम है तो थोड़ा सा इस पार्ट को देखो, जरा इस पार्ट को देखो, ये पार्ट क्या कहेगा, e टू दी पावर e माइनस ई एफ बाई के टी। इस वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखें तो ज़रा देखो कि अगर ई एफ मेरा ग्रेटर है और ई मेरा स्मॉलर है तो ई की वैल्यू कैसे आएगी, ई की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और नेगेटिव आने के साथ साथ अपॉन में जीरो भी तो है, क्योंकि एब्सोल्यूट टेम्परेचर मैंने टी इक्वल टू क्या लिया है, जीरो लिया है। तो ये कहना ये है मेरा कि ई टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा। क्या आएगा ये माइनस इन्फिनिटी आएगा, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू आएगी और टी की वैल्यू जीरो रखोगे तो ये
नेगेटिव वैल्यू अपान जीरो, और नेगेटिव वैल्यू अपान जीरो इज इक्वल टू माइनस नेगेटिव आ जाएगा। और ई टू दी पावर माइनस नेगेटिव की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है। क्या होती है? वो जीरो होती है। तो एन ई और डी ई 8 पाई वी और √2, ये जो है ना, इसको मैं √2 लिख दे रहा हूँ, इसको √2 लिख दे रहा हूँ, ठीक है। √2 और m⁻³ e टू दी पावर 1/2 और h³। और ज़रा ध्यान से कि इसकी पूरी वैल्यू जीरो हो गई है, यानी 0 + 1 और डी ई। अब इसको अगर आप लिखना चाहें तो क्या लिखेंगे आप इसको लिखेंगे एन ई और डी ई 8 पाई√2 वी, या आप इसको ऐसे लिखो 8√2 पाई वी, ऐसे लिखो आप इसको। और ये हो जाएगा h³ m⁻³ e टू दी पावर 1/2 डी ई। ये हो जाएगा, ये यहाँ तक इतना आ जाएगा। आप इसको थोड़ा सा देखो कि केवल अगर ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस एनर्जी रेंज के अंदर बदल रहा है तो एनर्जी के हिसाब से बदल रहा है, एनर्जी वेरी कर रही है तो इस हिसाब से बदल रहा है। बाकी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये कांस्टेंट है, वॉल्यूम ऑफ द स्पेसिफिक स्पेसिमेन ऑफ द कंडक्टर ये भी कांस्टेंट है, 8√2 पाई h, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं। इट मीन्स मैं थोड़ा सा आपको हिंट दूं तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो ये वैल्यू है ये केवल डिपेंड कर रहा है, तो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है, कुछ इस तरीके से डिपेंड कर रहा है। और अगर मैं थोड़ा सा और इसको भी हटा के देखूं तो मैं सिर्फ आपको एक व्यू दे रहा हूं कि जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है वो ग्राफ ड्रॉ कैसे किया जाता है। e टू दी पावर ये प्रोपोर्शनल मैं एन ई और डी ई भी लिख सकता हूं, अगर इसको इसके प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं तो इसको भी इसके प्रोपोर्शनल लिख सकता हूं। और ई से इधर मैं अगर हटा दूं ये 1/2 तो मैं ये लिखूँगा एन ई और डी ई पावर 2 लिखूँगा। क्या लिखूँगा? पावर 2 लिखूँगा। अब अगर ज़रा ध्यान से देखो तो ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये इक्वेशन कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है पैराबोला, व्हिच रिप्रेजेंट आप बुक में जब ऐसे डायरेक्ट लिखा हुआ होता है तो वो थोड़ा सा कम समझ में आता है। हालांकि ये स्टेप मोर अप्रोप्रिएट नहीं है, लेकिन जो टॉपिक लिखा हुआ है कि दिस इक्वेशन इज रिप्रेजेंट पैराबोला, वो किस तरीके से अप्रोच लिया गया है वो अप्रोच मैंने देने की कोशिश की है यहाँ पर, कि किस तरीके से आप यहाँ पर समझ पाएंगे कि ये पैराबोला को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो रिप्रेजेंट आ पैराबोला, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ये पैराबोला को रिप्रेजेंट करेगा। पैराबोला या पैराबोलिक कर्व लिखते हैं, पैराबोलिक कर्व किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोलिक कर्व को रिप्रेजेंट करेगा। अच्छा, एक बात और मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो ये रिप्रेजेंट क्या कर रहा है? दिस इंडिकेट ऑल एनर्जी। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? दिस इंडिकेट ऑल एनर्जी लेवल। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ऑल एनर्जी लेवल बिलो EF आर completely filled at absolute temperature। ये बहुत इंपॉर्टेंट, एब्सोल्यूट टेम्परेचर एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर लिखो तो ज़्यादा मेरे हिसाब से ज़्यादा ठीक रहेगा। अब क्योंकि मैंने T = 0 ले लिया है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, तो ये थोड़ा सा ठीक रहेगा। एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर ये इंडिकेट कर रहा है। तो क्या इंडिकेट कर रहा है? ये इंडिकेट कर रहा है कि दिस इंडिकेट द ऑल एनर्जी लेवल्स बिलो EF और द कम्प्लीटली फील्ड एट द एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, ये इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, चलो, हमने कहा था कि एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर पर दो एस्पेक्ट होंगे, तो मैंने एक एस्पेक्ट आपको दिखा दिया कि वो क्या है कि E इज लेस देन EF, फर्मी एनर्जी बोलते हैं इसको फर्मी एनर्जी बोलते हैं। हमने लेक्चर नंबर
इस लेक्चर के पार्ट 1 में सब बता दिया है कि क्या है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं इसका पार्ट नंबर 2। मतलब ये हो गया 1, ये हो गया 1, ये हो गया 2। ठीक है, तो 2 में क्या है कि ऐसा भी तो हो सकता है t=0 पर कि E हमारा ग्रेटर हो जाए फर्मी एनर्जी से, ऐसा भी हो सकता है। अगर ऐसा हुआ तो e⁻e⁻ क्या होगा, ये कौन सी वैल्यू देगा? तो ये वैल्यू क्या देगा कि E की वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन t की वैल्यू जब आप 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि e⁻+ हो जाएगा। और e⁻∞ की जो वैल्यू होती है वो इन्फिनिटी होती है। अब आपका जो NE होगा और DE होगा, ये जो वैल्यू होगी वो 8√2πVm⁻³ और e⁻1/2 और h³ आ जाएगा। क्या आ जाएगा? h³∞+1। ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर 0 आ जाएगी, NE और DE, और ये पूरी वैल्यू सॉल्व होकर 0 आ जाएगी, क्योंकि इन्फिनिटी को आप लिखोगे 1/0। अब ये पूरा सॉल्व होकर क्या आ जाएगा? 0 ही आ जाएगा। अगर ये वैल्यू 0 आ गई तो ये क्या इंडिकेट करेगी? तो ये इंडिकेट कर रहा है कि ऑल एनर्जी लेवल एबव फर्मी एनर्जी, ठीक है, एबव फर्मी एनर्जी आर कंप्लीटली एम्प्टी एट एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ये बताने की कोशिश कर रहा है कि अगर कोई क्वांटम ग्रुप है और उसमें बहुत सारे लेवल ऑफ स्टेट हैं एनर्जी के, तो कह रहा है अगर ये फर्मी एनर्जी लेवल है तो इसके नीचे सब के सब 0 टेम्परेचर पर क्या होंगे? भरे होंगे। लेकिन 0 टेम्परेचर के पर इस फर्मी एनर्जी लेवल से ऊपर ये कैसे होंगे? ये एम्प्टी होंगे। लेकिन ये कैसे होंगे? ये फील्ड होंगे, कंप्लीटली फील्ड होंगे। ठीक है, तो 0 टेम्परेचर पर ये एम्प्टी होंगे। कौन से? फर्मी एनर्जी पर, फर्मी एनर्जी के ऊपर। ठीक है, इसका ये मतलब हुआ कि दिस मीन्स दैट नो इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी ग्रेटर देन EF एट द 0 एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। इसका यही मतलब हुआ कि किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 0 टेम्परेचर पर किसी भी इलेक्ट्रॉन के पास 0 टेम्परेचर पर इससे ज़्यादा एनर्जी नहीं हो सकती है। फर्मी एनर्जी से ज़्यादा नहीं हो सकता है। या दूसरे शब्दों में भी और हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि इन अदर वर्ड्स द फर्मी एनर्जी EF इज़ द मैक्सिमम एनर्जी। यही तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि इलेक्ट्रॉन के पास वो मैक्सिमम एनर्जी है t=0 पर, जिससे ज़्यादा एनर्जी किसी इलेक्ट्रॉन के पास नहीं हो सकती है, किसी फ्री इलेक्ट्रॉन के पास नहीं हो सकती है t=0 टेम्परेचर पर। फ्री इलेक्ट्रॉन इन द मेटल कैन हैव द एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। ठीक है, तो एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर जो इलेक्ट्रॉन के पास मैक्सिमम एनर्जी होती है उस एनर्जी को हम फर्मी एनर्जी बोलते हैं। दैट्स ऑल, बस इतना ही है वो। तो इस इक्वेशन से, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमको जो ग्राफ मिला है, ये कहाँ गया? ये इक्वेशन 8, इसमें हमने 2 कंडीशन अप्लाई किया t=0 पर। एक कंडीशन ये अप्लाई किया एंड अनदर कंडीशन वी हैव टू अप्लाइंग लाइक दिस। ये अप्लाई किया, 2 कंडीशन अप्लाई किया। एक कंडीशन में हमको पैराबोलिक ग्राफ मिला और दूसरे कंडीशन में हमको नंबर ऑफ पार्टिकल 0 मिला t=0 पर। कब? जब हमारा क्या है, एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हो गया। जब एनर्जी फर्मी एनर्जी से ज़्यादा हो गया तो ये वैकेंट मिला। ये सारे के सारे स्टेट क्या हैं? वैकेंट मिले। जो रेड कलर से मैं ये गोला बना रहा हूँ, इसका मतलब ये वैकेंट मिल गया हमको। और जब हमारी एनर्जी जो थी वो फर्मी एनर्जी से कम थी तो वो कैसे मिल रहे थे हमको? ये ब्लैक कलर के जो हैं, ये ब्लैक कलर के ये हैं जो ये फील्ड हैं, ये ब्लैक कलर के जो हैं ये फील्ड हैं। तो ब्लैक कलर वाले जितना मैंने बनाया ये क्या है? फील्ड हैं, ब्लैक कलर वाले फील्ड हैं। ठीक है, ये ब्लैक कलर के जितने हैं ये फील्ड हैं। तो फर्मी एनर्जी लेवल एक ऐसा एनर्जी लेवल है जिसके नीचे सारे के स्टेट भरे हुए होते हैं इलेक्ट्रॉन से और उसके ऊपर सारे के सारे एम्प्टी होते हैं। तो अगर मैं इस जितना भी इन्फॉर्मेशन मिला है, इस इन्फॉर्मेशन को यूज करके एक ग्राफ प्लॉट करूं
और ग्राफ प्लॉट करने के लिए देखो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमने क्या किया, किसके किसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना चाहा है, नंबर ऑफ पार्टिकल के बीच में और एनर्जी ई के बीच में। और कब प्लॉट करने के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, t=0 पर। तो हमने नंबर ऑफ पार्टिकल इन एनर्जी रेंज और एनर्जी के बीच में t=0 पर एक ग्राफ प्लॉट किया, और उस ग्राफ के लिए जो हमें इन्फॉर्मेशन मिला है उस इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर थोड़ा सा हमने लिखने की भी कोशिश की है कि कैसे हमने ग्राफ को दिखाने की कोशिश किया है। करें आफ्टर राइजिंग द अलोंग द पैराबोला फ्रॉम द ओरिजिन। देखो यहाँ से पता चल रहा है कि हमको पैराबोला मिल रहा है, और पैराबोला t=0 से हमको यहाँ पर दिखाना है। तो हमने यहाँ पर दिखाया कि 0 से नंबर ऑफ़ पार्टिकल 0 से t=0 पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल 0 हो गया है, t=0 पर नंबर ऑफ़ पार्टिकल भी 0 हो गया है। तो 0 से हम ग्राफ को बढ़ा रहे हैं, कैसा बढ़ा रहे हैं, पैराबोलिक बढ़ा रहे हैं। तो मैंने पैराबोलिक बढ़ाने की कोशिश की है। तो राइजिंग द अलोंग द पैराबोला फ्रॉम द ओरिजिन इट ड्रॉप एब्रप्टली टू 0 एट E=EF। कह रहा है कि ये ग्राफ पैराबोलाइडल ऐसे बढ़ेगा, पैराबोलिक ऐसे बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है ऐसे, और जैसे ही उसकी एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी E=EF होता है एट t=0 पर, एब्रप्टिवली ये वैल्यू क्या हो जाती है, ऐसे आके 0 हो जाती है, ऐसे आके ये वैल्यू क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। कह रहा है कि ये वैल्यू आके कह रहा है ये वैल्यू देखो ड्रॉप एब्रप्टली टू 0 एट E=E0। पैराबोला का पूरा ग्राफ ही 0 हो गया। देखो ये पूरा ग्राफ ही आके ऐसे 0 हो गया, देखो ये पूरा ग्राफ ही आके ऐसे 0 हो गया। और दिस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन एनर्जी एट t=0 पर, कह रहा है ये डिस्ट्रीब्यूशन का जो ग्राफ हम ड्रॉ कर रहे हैं ये t=0 पर कर रहे हैं, और ये सारी वैल्यू जितना भी हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो t=0 पर ही डिस्कस कर रहे हैं। कह रहा है द इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई द लोवेस्ट अवेलेबल एनर्जी स्टेट। कह रहा है इलेक्ट्रॉन पहले कहाँ भरते हैं, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में भरते हैं, लोवेस्ट एनर्जी स्टेट में फिर हाइयर 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 ऐसे आते आते आ जाते हैं। बट ड्यू टू एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कह रहा है एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हर एक स्टेट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन रह सकता है, हर एक उसमें एनर्जी स्टेट लेवल कैन टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन कहने का मतलब है ईच एनर्जी लेवल कैन टेक ओनली 2 इलेक्ट्रॉन का कहने का मतलब है कि एक की स्पिन +½ होगी और एक की स्पिन -½ होगी, कुछ इस तरीके की। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में ये कुछ इस तरीके से ऐसे इलेक्ट्रॉन भरते हैं आप ऐसे, तो उसी की बात को कर रहा है ये। सो द इलेक्ट्रॉन गो टू हाइयर एंड हाइयर एनर्जी लेवल, और इलेक्ट्रॉन इस क्या करेगा, हाइयर टू हाइयर एनर्जी लेवल में जाने की कोशिश करेगा, अंटिल ऑल द अकोमोडेटेड, जिससे कि सारे के जो स्टेट होंगे जहाँ तक उसकी एनर्जी होगी और जाने इलेक्ट्रॉन की जाने की कैपेसिटी होगी वो लेवल को भरना चाहेगा, एनर्जी स्टेट को भरना चाहेगा। अंटिल ऑल अकोमोडेटेड, इलेक्ट्रॉन फुलफिल होना चाहेंगे हर एक लेवल में। द हाइएस्ट एनर्जी ऑक्यूपाइड EF, कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन के पास हाइयर एनर्जी होगी ऑक्यूपाइड होने की वो कितना होगा, EF होगा, यानी फर्मी एनर्जी होगी। क्या होगी वो, फर्मी एनर्जी होगी। कह रहा टिपिकल प्लॉट ऑफ NE अगेंस्ट E, कह रहा NE और E के बीच में जो हमने ग्राफ ड्रॉ किया वो ऐसा नहीं है कि t=0 पर ही ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं, अनदर टेम्परेचर भी हम लें तो कुछ ग्राफ हमको मिलता है। लेकिन याद रखना t=0 पर जो हमने ये रेड कलर से बनाई है ये ग्राफ मिलता है हमको, ये ग्राफ मिलता है हमको, t=0 पर ये ग्राफ हमको मिलता है। लेकिन अब ध्यान देना, लेकिन अगर हम t=0 ना रख कर कुछ अनदर टेम्परेचर रखें, लेकिन वो टेम्परेचर मच हाइयर रखें, क्या रखें, मच हाइयर रखें, बहुत ही ज़्यादा वो टेम्परेचर रख रहे हैं। अगर अब मैं बहुत ही ज़्यादा वो टेम्परेचर रख रहा हूँ तब देखिए ग्राफ किस तरीके से डाइवेट हो रहा है। तो सिंस एट एनी टेम्परेचर द एरिया अंडर द करस्पॉन्डिंग कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल। देखिए कह रहा है कि एनी टेम्परेचर, अब अगर कोई टेम्परेचर रख रहे हैं तो एरिया अंडर द करस्पॉन्डिंग ग्राफ, ये एरिया अंडर द, ये जो हमने ब्लैक कलर से बनाया एरिया अंडर द ग्राफ, ये जो हमने बनाया है, तो एरिया अंडर द ग्राफ करस्पॉन्डिंग कर्व गिव्स द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या देगा, इसका एरिया क्या देगा, ये इसका एरिया क्या देने वाला है, इसका एरिया देने वाला है टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल देगा। क्या देगा ये,
इन द मेटल देगा, इन द मेटल देगा, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द मेटल देगा। द टू साइडेड एरिया मस्ट बी इक्वल, और याद रखना कि इसने जहाँ पर इस t=0 वाले ग्राफ को कट किया है, ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, इधर का एरिया जो है, ये जो एरिया है, इधर का जो एरिया है, ये दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे, दोनों एरिया कैसे होंगे, इक्वल होंगे। इट इज़ सीन दैट इवन द कंसीडर राइज इन द टेम्परेचर, आप देख रहे होंगे कि टेम्परेचर के राइज करने पर चेंज इन द एनर्जी स्टेट, एनर्जी स्टेट में चेंज होती है। इसका मतलब एनर्जी फर्मी एनर्जी लेवल से क्या होते हैं, या फर्मी एनर्जी लेवल के आसपास के जो स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो भागने की कोशिश करते हैं हाइयर एनर्जी स्टेट में। कहाँ जाने की कोशिश करते हैं, हाइयर एनर्जी स्टेट में जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन कैसे होते हैं, बहुत स्मॉल फ्रैक्शन होता है। याद रखना, इसका यूज हम जब लेक्चर करेंगे आगे इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट, तो इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे, और डायरेक्ट इसी स्टेटमेंट का जब हम यूज करेंगे तो वहाँ पर यही बात केवल बोलेंगे कि स्पेसिफिक हीट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है, या इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिफिक हीट जो होता है, वो किसी मेटल में मौजूद सारे इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, यानी इनर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन नहीं करते हैं, केवल वही इलेक्ट्रॉन करते हैं जो आउटर मोस्ट होते हैं या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। और या हम ऐसा कह सकते हैं कि जो फर्मी लेवल के आसपास के एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन रिसाइड करते हैं, केवल वही कंट्रीब्यूट करते हैं स्पेसिफिक हीट। तो हम इसी स्टेटमेंट का यूज करेंगे, क्योंकि इस स्टेटमेंट में साफ साफ इसने कह दिया है कि इट इज़ द सीन दैट इवन द कंसीडर राइज द टेम्परेचर चेंज इन द एनर्जी स्टेट। कह रहा है कि एनर्जी स्टेट इवन द कंसीडर राइज इन द टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर चेंज होता है, आप किसी मेटल को हीट करते हो तो मेटल हीट होता है, तो यही आउटर मोस्ट ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन ही एनर्जी को लेते हैं और वही क्या करते हैं, मोशन में आ जाते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन होता है, टोटल एटम का इलेक्ट्रॉन थोड़े नहीं है, ये स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम है। ये क्या है, स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ एटम है। तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जब टेम्परेचर आप हाई कर देते हैं, यानी मेटल को जब आप गर्म करते हैं 1200 1400 जितना भी डिग्री केल्विन टेम्परेचर आप लेना चाहें, तो उस केल्विन टेम्परेचर पर हर एक इलेक्ट्रॉन मोशन में ना आकर आउटर मोस्ट ऑर्बिटल या वैलेंस इलेक्ट्रॉन, या कह सकते हैं कि जो एक्साइटमेंट में या फर्मी एनर्जी के फर्मी लेवल के आसपास वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, केवल वही एनर्जी को लेते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन बहुत स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो कि मूवमेंट करते हैं लैटिस के अंदर एज अ इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल। तो मैंने आपको इस लेक्चर में बताने की कोशिश की कि आप फर्मी एनर्जी लेवल पर किस तरीके से इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल को समझेंगे, उसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, और एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व फॉर द इलेक्ट्रॉन गैस मॉडल ऑफ वी वॉल्यूम ऑफ द मेटल एट अ 0 केल्विन टेम्परेचर पर। तो मैंने इसका आपको 2 लेक्चर प्रोवाइड किया, एक पार्ट 1 है और एक ये वाला पार्ट 2 है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि लेक्चर आपको पसंद आ रहा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो बेटा, थैंक यू।